भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तो मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे, पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल, अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है, तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हूँ। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना, तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि यार, आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ, क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा, उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश, मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश, तुम्हारे घर पर इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने? हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ। इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी। बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है, आकाश, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे। पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश, अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया, ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे। आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं। हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई। आज मौसम बड़ा खुशनुमा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राहुल की माँ पकौड़े तल रही थी। आज राहुल कई महीनों बाद घर जो आया था। वो दिल्ली में जॉब करता था। घर के हॉल में राहुल और उसके पापा बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी माँ भी पकौड़े लेकर हॉल में आती हैं और फिर राहुल की शादी की चर्चा छेड़ देती हैं। देख राहुल, अब तेरी जॉब भी अच्छी चल रही है और शादी की उम्र भी हो गई है। इस बार तो हाँ कर दे ताकि हम लड़की देख सकें। हाँ, और नहीं तो क्या। अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? बूढ़ा हो जाने के बाद। राहुल भी दिल्ली में अकेला रहता रहता थक चुका था। उसे भी साथी की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने तो पहले ही एक लड़की पसंद कर ली थी। लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी और उसका परिवार भी दिल्ली में ही रहता था और नंदिनी भी राहुल की तरह ही जॉब करती थी। ठीक समय पर बड़े धूमधाम से राहुल और नंदिनी की शादी हो गई। नंदिनी बहुत संस्कारों वाली लड़की थी। अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह ही सम्मान करती थी। नंदिनी को पाकर राहुल और उसके माता पिता सब खुश थे।
शादी के बाद 2 हफ्ते तो घूमने फिरने में ही बीत गए। फिर राहुल और नंदिनी लौट गए और उसके माता पिता गांव में ही रह गए। इस तरह 3 साल कैसे गुजर गए किसी को पता भी नहीं चला। राहुल और नंदिनी छुट्टियों और तीज त्योहारों में माता पिता से मिलने गांव आते रहते थे। इसी बीच राहुल ने देखा कि उसके माता पिता की उम्र ढल रही है। मम्मी पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इनका अकेले इस तरह से यहां रहना ठीक नहीं। ये सोचकर उसने नंदिनी से कहा, नहीं, मैं मम्मी पापा को भी अपने साथ दिल्ली लाना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं, ये भी तो उनका ही घर है। दोनों यहां रहेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। तुम उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां ले आओ। उस दिन नंदिनी के सास ससुर आने वाले थे। राहुल उन्हें स्टेशन लेने गया था। नंदिनी घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तभी उसके बगल के फ्लैट में रहने वाली उषा वहां आई। अरे नंदिनी, ये इस तरह घर के बाहर खड़ी इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रही है? आज मेरे सास ससुर आने वाले हैं। कितने दिनों के लिए? वो तो अब यहीं रहेंगे। क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है? सास ससुर के आने का मतलब है सारी आजादी का छिन जाना और बस दिन भर उनकी सेवा करती रहना। अच्छी तरह सोच लेना, ये जो गलती तुम करने जा रही हो उससे बाद में पछताना ना पड़ जाए। उषा इतना कहकर वहां से चली गई। वो 1 नंबर की दुष्ट और झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। उसकी खुद के सास ससुर से कभी नहीं पटी थी, इसलिए अपने पति के साथ अलग रहती थी। पति से भी उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। आसपास के लोगों से भी उसकी नहीं बनती थी। सिर्फ नंदिनी से ही थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती थी उसकी। नंदिनी के सास ससुर आ गए। महीने 2 महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे उषा की बात नंदिनी के मन में खटकने लगी। वही सास ससुर जिन्हें वो अपने माता पिता की तरह प्रेम करती थी, अब उसे बोझ लगने लगे थे। उस पर उषा रोज आकर उसके कान भी भरती रहती। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब भुगतो, अभी भी समय है, निकाल बाहर करो इस झंझट को अपने घर से और चैन से अपने पति के साथ रहो। अब तो नंदिनी और राहुल का रोज झगड़ा होता था। मुझसे नहीं सहा जाता है ये सब। 2 महीने हो गए हमें कहीं बाहर घूमने गए हुए। मैं इस तरह से नहीं रह सकती। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। दिन भर ऑफिस का काम करो और फिर घर आकर तुम्हारे माता पिता की देखभाल करो। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पागल हो गई हो क्या तुम? वो मेरे मम्मी पापा है, कोई गैर नहीं। इस उम्र में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम कहती हो कि मैं उन्हें वापस गांव में मरने के लिए छोड़ाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम बने रहो श्रवण कुमार, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, चली जाओ, यहां किससे परवाह है। उन दोनों का झगड़ा राहुल के माता पिता ने सुन लिया। पापा ने राहुल को बुलाया और कहा, हमारी वजह से अपने घर की शांति बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग कल ही गांव चले जाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करना, हम लोग ठीक रहेंगे। राहुल ने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग तैयार नहीं हुए और अगले दिन ही गांव के लिए निकल गए। बेचारा राहुल मन ही मन रोता रह गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब नंदिनी ऑफिस में थी तब उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ नंदिनी की माँ थी। वो रोते हुए बोली, हेलो नंदिनी बेटा। फिर माँ अचानक चुप हो गई। केवल उनकी सिसकियों की आवाज फोन पर आ रही थी। माँ की ये चुप्पी नंदिनी को बुरी तरह डराने लगी। हेलो माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना माँ? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तेरे भैया और भाभी ने मुझे और तेरे पापा को घर से निकाल दिया है। दोनों सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। तू जल्दी से इधर आ जा बेटा। मैं अभी आती हूँ माँ। नंदिनी झटपट जाने को उठती है। जाते समय राहुल को भी फोन कर सारी बात बता देती है और कहती है, तुम भी जल्दी से वहां पहुंचो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नंदिनी के माता पिता भी दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए नंदिनी को उन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। अपने माँ बाप को फुटपाथ पर मायूस बैठा देख जैसे नंदिनी के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने माता पिता को उठाया और सीधे अपने मायके गई और बाहर से ही चिल्लाई, अरे ओ भाभी, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बुजुर्ग सास ससुर को धक्के खाकर मरने के लिए छोड़ दिया तुमने सड़क पर। तुम होती कौन हो मेरे माता पिता को उनके ही बेटे के घर से निकालने वाली? तब तक नंदिनी के भैया और भाभी भी बाहर आ गए। अपने भाई को देखते ही नंदिनी का पारा और बढ़ गया और फिर वो चिल्लाते हुए बोली, और भैया तुम शादी हुई नहीं कि माँ बाप को भूल गए? जिस माँ बाप ने इतने नाजों से इतनी मुश्किलें उठाकर पाला है तुम्हें, आज तुमने उन्हें बेघर कर दिया अपनी बीवी के कहने पर। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद तो उसकी भाभी भी बोल पड़ी, हम ये सब तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलते हुए कर रहे हैं ननद जी।
खुद तो जैसे तुमने बड़ी अन्नपूर्णा देवी बनकर अपने सास ससुर को अपनाया था ना। अरे खुद के सास ससुर तो 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं हुए तुमको। मैं तो फिर भी कई सालों से तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती आई हूँ, खुद के अंदर झांकती नहीं और चली आई दूसरों पर उंगलियां उठाने। नंदिनी का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी वहां राहुल भी आ गया। वो राहुल से लिपट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राहुल, अपने देवता जैसे सास ससुर से मैंने जानवरों जैसा व्यवहार किया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अभी नंदिनी रो ही रही थी कि अचानक वहां सब लोग हंसने लगे। नंदिनी को समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। जिस दिन तुमने मेरे माता पिता को घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फोन कर सारी बात बता दी थी। उन्होंने ही ये सब प्लान बनाया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने गलत किया है। नंदिनी अपनी मम्मी से लिपट गई और बोली, थैंक यू मम्मी, आपने मेरा घर बचा लिया। फिर नंदिनी राहुल के साथ गांव गई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और फिर उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। अब उसके घर में कोई झगड़ा नहीं होता था। नंदिनी बेटी की तरह ही सास से जिद करती और उसकी सास भी एक माँ की तरह उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। अब नंदिनी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए नंदिनी को फिर से उषा मिल जाती है। मैं और मेरे पति तो आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, मगर अफसोस तुम तो बाहर जा ही नहीं सकती। तुम्हारे सास ससुर अकेले जो हो जाएंगे। मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता रहते हैं, जो फिलहाल खाने पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या समझोगी कि अपने भरे पूरे परिवार के साथ खाने में कितना मजा आता है। फिर नंदिनी हंसते हुए आगे बढ़ गई और उषा उसका मुंह ताकती रह गई।